CSS 2022 का जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था वो थोड़ा सा अनयूजुअल आया था। और हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर हम तो प्री पार्टीशन की चीज़ों को याद कर कर के थक गए, 3 जून प्लान, क्रिस्प मिशन प्लान और इस तरीके से। लेकिन जो पेपर आया है वो तो सारा ही करंट अफेयर से आया है या थोड़ा सा जो है वो पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री से आया है। तो हम इस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह की चीज़ें पूछी गई थी, और अगले साल की अगर आपने तैयारी करनी है पाकिस्तान अफेयर्स की, तो किन किन एक्स्ट्रा चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है ताकि दे विल हेल्प यू फैच गुड मार्क्स, और आप जो है वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट परेशान ना हों कि ये कौन सा पेपर आ गया है या किस तरह का पेपर आ गया है। तो पेपर मेरे सामने खुला है और मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ और उसको डिस्कस करता जाता हूँ कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पाकिस्तान के अंदर रीजनल और नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये पार्टीज़ जो हैं कितनी ज़रूरी हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। ठीक है जी, हमारा क्योंकि फेडरल सिस्टम है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एरियाज से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अपनी बात को एयर करते हैं, अपने ग्रीवेंसेस को एयर करते हैं, और नतीजतन जो है वो उनकी बात सुनी जाती है और जो है उनके एरियाज़ की, उनकी एथनिसिटी के हिसाब से जो है वो कानून साजी की जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ एक ही एथनिसिटी रहती हो, जैसे बहुत सारे दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें, पंजाब है, पंजाब के अंदर पंजाबी रहते हैं, सिंध के अंदर सिंधी रहते हैं, केपी के अंदर पश्तून रहते हैं और हज़ारा रहते हैं। उसके अलावा जो है आपका बलूचिस्तान, उसके अंदर भी पश्तून रहते हैं, बलोच रहते हैं। उसके अलावा जो है वो हज़ारवी कम्युनिटी भी रहती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर गिलगित से लेकर नीचे जो है कराची तक या ग्वादर तक जो है एक ही कम्युनिटी रहती हो। तो नतीजतन डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट हिस्ट्री होती है, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट जो है वो उनके इश्यूज़ होते हैं जिनको एक ही बंदा, एक ही एथनिसिटी का शख्स या एक ही एथनिसिटी की पार्टी जो है वो हल नहीं कर सकती। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि नेशनलिस्ट और रीजनल पार्टीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तानी नेशन से रिलेटेड है या बलोच नेशन से रिलेटेड है या इस तरह से, लेकिन इन दोनों का वजूद जो है रीजनल और नेशनलिस्ट ये कितना ज़रूरी है। तो आप इसमें यही लिखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का एथनिक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इसके अंदर डिफरेंट तरह की कौमें आबाद हैं, तो इसलिए इसकी पार्लियामेंट के अंदर रीजनल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये काम करती हैं। और प्रीवियस हिस्ट्री से आप देख लें, NFC अवार्ड्स हुआ, ठीक है, आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज आया, और इस तरह के डिफरेंट पैकेजेस डिफरेंट सूबों के लिए आते हैं। तो वो इस तरह ही आते हैं कि जब उनकी अपने लोग असम्बली में बैठे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और ये भी कहा है कि 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है। पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता था 18th अमेंडमेंट क्या होती है, कैसे हुई। अब ये सवाल आया है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल के साथ देखें तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे जो पहले फेडरेशन के पास थे, वो उन्होंने 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को दे दिए। तो जब उन्होंने सूबों को दिए तो फेडरल लेजिस्लेचर का रोल जो था वो स्कीज़ आउट हो गया, लेकिन सूबों का रोल बढ़ गया। लेकिन उस हिसाब से NFC अवार्ड्स और उस हिसाब से फ़ंड्स की एलोकेशन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई। नतीजतन सूबों के पास इख्तियार तो आ गया लेकिन पैसे नहीं आए। जब पैसे नहीं आए तो ये वाले इश्यूज़ दोबारा ज़िंदा होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो एक पूरा काम नहीं हुआ, लेजिस्लेचर में चेंज आ गई, लेकिन ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई और इतना ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स नहीं हुई। तो इसी वजह से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गई 18th अमेंडमेंट की। फिर इसके अलावा बहुत सारी जो कह सकते हैं कि पार्टीज़ ऐसी हैं जो फेडरल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करती हैं, रीजनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उन्होंने भी क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दी कि पावर हमारे हाथ से चली गई है। तो यही चीज़ें थी, ये आपने लिखनी थी। और ये भी एक प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड। पहले वाला क्वेश्चन भी एक प्रिडिक्टेबल या एक ईजी सा क्वेश्चन था। ऑल्दो पहले तो ये होता था कि 2 to 3 क्वेश्चंस प्री पार्टीशन आ जाते थे, हमारा रटा चल जाता था। फिर 2 to 3 क्वेश्चंस पोस्ट पार्टीशन आ जाते थे, और फिर 1-2 सवाल जो थे वो करंट अफेयर्स के आ जाते थे।
बट इट वॉज़ नॉट द केस दिस ईयर। इस साल उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है बहुत होगी प्री पार्टीशन की पढ़ाई, अब हम आपसे ज़रा पोस्ट पार्टीशन के इश्यूज़ पे पूछेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी ज़िम्मेदारी के साथ पेपर तैयार किया होगा या पाकिस्तान के निज़ाम को समझा होगा वो ईज़िली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते होंगे, लेकिन जिन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया था उनके लिए मुश्किल हो गई कि इसको किस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करें। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं जो पाकिस्तान के इनिशियल ईयर से रिलेटेड है और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। ये सवाल, इस तरह के सवाल हर साल आते हैं कि 1947 के बाद क्या हुआ था, ठीक है, एंड यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, व्हाट हैपेंड देन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, और उस वक्त क्या डिफरेंट था। तो उसमें जो है वो उन्होंने पूछा है कि 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस और उसकी जो फैक्शनल पॉलिटिक्स थी उसका क्या हालात थे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल था, बहुत सारे लोगों ने तैयार किया होगा और वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड जो है वो आपको प्रेडिक्टेबल था कि ये जो हालात चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के और उसके वेग के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अपना स्टांस लिया है, तो दैट मस्ट बी क्वेश्चन। तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था और ये सवाल कोई अनोखा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद एक मुश्किल सवाल आता है जो थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा एडवांस्ड है और उसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान के ग्रांट्स, एड्स और जो आपके लोन्स हैं उनका वॉल्यूम क्या है। इकोनॉमी का कोर स्टैट पूछ लिया गया और फिर पूछा गया कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इन्होंने कैसे हेल्प किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में। इसमें एक बड़ा चंक तो अगर आप पहले शुरू में देखें तो वो शायद आपको लगे कि मुश्किल है, लेकिन इसमें एक बड़ा चंक जो है वो सी पैक का है। आप सारे कहते हैं 62 मिलियन डॉलर की जो है वो बिलियन डॉलर की एड आई है या कर्जा आया है, लोन आया है। तो एक बड़ा चंक तो ये है और आप सी पैक के नतीजे में जो पावर प्लांट्स बने हैं, जो ग्वादर पोर्ट पे काम हो रहा है, जो मोटरवेज़ बनी हैं, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बने हैं, जो ML1 रेलवे प्रोजेक्ट है, वो सारा लिख सकते थे, लेकिन टाइम पे याद नहीं आता। टाइम पे यूँ लगता है कि शायद पता नहीं क्या पूछ लिया है। उसके अलावा IMF प्रोग्राम्स भी आप फॉलो करते रहे हैं 2018 के बाद से अब तक के, तो आप इजीली जो है वो भी लिख सकते थे। हाँ, कुछ पोर्शन फिर भी 2013 से लेकर 2018 तक का शायद आप लोगों ने तैयार ना किया हो, क्योंकि उस दौर में आप शायद CSS की तैयारी के ना कर रहे हों। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। ये इवन जो है क्वेश्चन अगर आप मुझसे भी कहें कि आप बताएं तो मुझे भी पढ़कर जवाब देना पड़ेगा। एज सच हर वक्त जहन में ये चीज़ नहीं रहती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम मुश्किल क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, लेकिन ये है कि अगले इंटरव्यूज़ के लिए और अगले CSS के लिए, PMS के लिए आप लाजमी तौर पर ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि लोन्स, एड्स और ग्रांट्स जो हैं ये कहाँ कहाँ से आती हैं पाकिस्तान को और कहाँ खर्च होती हैं। उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स क्यों ज्वाइन किए। शुरू में वारसा पैक्ट या फिर सेटो सेंटो थे वो ज्वाइन किए, फिर पाकिस्तान ने जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के दौरान किया और उससे पहले भी ऐसे करता रहा। पाकिस्तान US की तरफ या यूरोप की तरफ क्यों अलाइंड है, रशिया की तरफ क्यों अलाइंड नहीं है और इसके क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। ये भी एक जनरल चीज़ है। अगर आपने US के साथ सिर्फ रिलेशंस पढ़े होते पाकिस्तान के तो आपको पता चलता जाता है कि पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते रहे और US ने क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स नहीं दिए और किस वजह से पाकिस्तान जो है इम्पैक्ट्स के अंदर आता रहा। तो ये भी देखने में मुश्किल लगता है वेस्टर्न पैक्ट्स, लेकिन अगर आप वेस्ट को देखें वो है क्या, वो है US और यूरोप। तो आप इजीली जो है इसको डी कोड कर सकते हैं कि इसके अंदर असल में क्या पूछा गया है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। अफ़गानिस्तान से US बाहर निकला और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, क्यों नहीं रहे। इस पे भी करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपको एक सवाल तैयार करवाया हुआ था US और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर, और ये एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था अफ़गानिस्तान वाला। यानी कि अब देखें इसके अंदर एक रशिया वाला और रशिया के वेग के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ये भी प्रेडिक्टेबल, फिर अफ़गानिस्तान वाला, ये भी प्रेडिक्टेबल, 18th अमेंडमेंट वाला, ये भी हर साल आता है या पूछा जाता है, और उसके अलावा जो है US पाकिस्तान रिलेशंस इन द लाइट ऑफ, इन द वेक ऑफ वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, ये भी एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। तो ये आप 7 क्वेश्चन देखें, इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेशक प्री पार्टीशन के नहीं हैं लेकिन आपको फिर भी आते हैं, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स तैयार किया होगा, क्योंकि आपने ऐसे की तैयारी की होगी और क्योंकि आपने जनरल CSS की तैयारी की होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि जब पेपर आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। वेस्टर्न पैक्ट्स क्या हैं, ग्रांट्स लोन्स क्या हैं,
ठीक है, या 18th अमेंडमेंट की क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है। इस तरह के सवाल हमें टाइम पे तंग ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिकोड करें तो हमें पता चलता है कि ग्रांट सेट्स तो वो सीपैक वाला ही सीन है, उसके अलावा जो आपके वेस्टर्न पैक्ट्स हैं वो तो यूएस के साथ पैक्ट्स हैं, या इस तरह की चीज़ें। तो जब भी आपने पेपर देखने हैं तो आपने खुले दिमाग के साथ अपना पेपर सॉल्व करना है, और आपके पास जो अवेलेबल नॉलेज होगा उसको उस तरह से आपने ढाल लेना है और फिर अपने ओपिनियन बनाने हैं। तो ये हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था, देखने में मुश्किल, अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन अगर आप गौर से देखते और थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करते तो शायद इजीली आपसे सॉल्व हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि पीएमएस से रिलेटेड वीडियो गाइड्स जो हैं वो मैं ऑन एयर करता जाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि पीएमएस की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए कहीं से सेशंस पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताइए, ताकि मैं 1-2 सेशन जो है वो उस तरह से प्लान कर सकूँ।